फिल्म शोले न केवल अपनी जबरदस्त एक्शन दृश्यों के लिए याद की जाती है, बल्कि इसके शानदार गाने और कॉमेडी दृश्य भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। भला कौन भूल सकता है असरानी साहब का वो अंदाज जब वो कहते हैं, हमने कहा हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। असरानी साहब ने जिस अंदाज में इस भूमिका को निभाया था, शायद ही कोई अन्य कलाकार इसे निभा पाता। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कैसे असरानी साहब अंग्रेजों के जमाने के जेलर बने। इस भूमिका के लिए फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने उन्हें कौन से सलाह दिए थे, फिल्म में उनके द्वारा पहने गए कपड़ों और बालों के विग का क्या राज है और किसने इसे बनाया था। जिस वक्त असरानी साहब वाले दृश्यों की शूटिंग हो रही थी, तब ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण शूटिंग को रोकना पड़ा। फिल्म शोले से जुड़ी ऐसी ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वास्तव में असरानी साहब की यह भूमिका जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से प्रेरित थी, जिसे सलीम जावेद ने बड़ी ही खूबसूरती से हास्य रस में ढाला था। क्या इस फिल्म से पहले कोई भारतीय दर्शक यह कल्पना कर सकता था कि हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह को कोई ऐसे प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि इस भूमिका में साल 1940 की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर की झलक साफ साफ देखी जा सकती है, जहां पर महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने हिटलर सरी की एक भूमिका निभाई थी। बहरहाल असरानी साहब का जब इस भूमिका के लिए चयन हो गया, तो फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने उन्हें इसकी विशेषता के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक सनकी जेलर है जो बाहर से सख्त और क्रूर दिखने का प्रयास करता है, पर अंदर से खोखला और बेहद ही डरपोक है। असरानी पशु पेश में पड़ गए कि क्या वो इस किरदार को निभा पाएंगे। खैर, अगली मुलाकात में जावेद अख्तर ने असरानी साहब को दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित एक पुस्तक ला कर दी, जिसमें हिटलर के अलग अलग पोज में कई तस्वीरें छपी हुई थी। उस किताब को देते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि आपको तकरीबन ऐसा ही गेटअप दिया जाएगा। आपका यह किरदार हिटलर की ही तरह जोर जोर से बोलेगा। आपके किरदार और हिटलर में मुख्य अंतर यही होगा कि लोग हिटलर को देखकर डरते थे, पर आपको देखकर हंसने लगेंगे। इसके अलावा सलीम जावेद ने असरानी साहब को चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर भी देखने के लिए कहा। खैर, अब बारी आई जेलर के किरदार के कपड़ों और विग की। ऐसे में अख्तर भाई से संपर्क किया गया, जो उस दौर के सबसे नामी गिरामी टेलर थे और कैचिंस नामक सिलाई संस्थान चलाते थे। उन्होंने असरानी साहब के लिए ऐसे कपड़े सिल दिए जिसे देखकर स्वयं हिटलर भी धोखा खा जाए कि यह उसके कपड़े नहीं हैं। इस तरह से जेलर के कपड़ों का तो इंतजाम हो गया, अब बारी आई उसके विग की, जिसके लिए कबीर नामक एक विग मेकर से संपर्क किया गया। उन दिनों को याद करते हुए असरानी कहते हैं कि फिल्म के मेकर्स तो कमाल कर रहे थे। भला कोई इतने छोटे से रोल के लिए इतना खर्च और तैयारी कैसे कर सकता है। मुझे उसी समय लग रहा था कि यह फिल्म कोई न कोई कारनामा अवश्य करेगी। खैर, इस किरदार की विशेषता यह भी थी कि न केवल यह जोर जोर से बोलता है, बल्कि बीच बीच में हा करके हंसता भी है। असरानी को इस भूमिका की तैयारी में FTII के ट्रेनिंग ने काफी मदद की। दरअसल वहाँ एक्टिंग सीखने के दौरान इनके शिक्षक इन्हें विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों की आवाजों की विशेषताएं भी बताते थे। ऐसे ही एक क्लास में उनके शिक्षक ने हिटलर की आवाज सुनाते हुए असरानी और उनके सहपाठियों को बताया था कि हिटलर हमेशा बोलना ही शुरू करता था हाई पिच में, तथा वाक्य खत्म होते होते उसकी पिच और हाई होती चली जाती थी। इसके अलावा असरानी ने जेलर के हंसने की आवाज को द ग्रेट रेस नामक एक फिल्म से कॉपी किया था, जहां पर हॉलीवुड अभिनेता जैक लेमन इसी अंदाज में हंसते हैं। बात करें असरानी वाले दृश्यों की शूटिंग की, तो उस दौरान भी एक बड़ी ही दिलचस्प घटना घटी थी, जिसके कारण रमेश सिप्पी ने शूटिंग ही रोक दी थी। दरअसल जब इस सीक्वेंस की शूटिंग राजकमल स्टूडियो में की जा रही थी, उस वक्त वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर GP सिप्पी और सलीम जावेद भी मौजूद थे। असरानी पर इस किरदार का दबाव पहले से तो था ही, पर इन लोगों को देखकर और भी दबाव बढ़ गया। खैर, रमेश सिप्पी ने जैसे ही एक्शन बोला, सेट के एक छोर पर असरानी और 6 जूनियर आर्टिस्ट प्रकट हुए, जो कि अपनी वर्दी में खूब जच रहे थे। असरानी अपने खास स्टाइल में चलते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और अपने डायलॉग बोलने शुरू कर दिए। पहले दिन की शूटिंग एक ही टेक में पूरी हो गई और सबने असरानी साहब को खूब बधाइयां दी, जिसके कारण उन्हें विश्वास हो गया कि इस कठिन भूमिका पर उन्होंने विजय पा ली है। लेकिन असली समस्या अभी आनी बाकी थी, जो कि अगले दिन के ही शूटिंग में आई। अगले ही दिन जब फ्रेम ओके हो गया, तो रमेश सिप्पी ने शूटिंग शुरू कर दी और कल जहाँ तक शूटिंग हुई थी, ठीक वहीं से असरानी आगे बढ़े। रमेश सिप्पी ने
फ्रेम पर गौर किया तो उन्हें कुछ मिसिंग सा लगा। कुछ देर गौर करने पर उन्हें पता चल गया कि आज असरानी के पीछे 6 सिपाहियों के जगह पर 4 ही सिपाही खड़े हैं। खैर, रमेश सिप्पी ने शूटिंग रोक दी और पूछा कि बाकी के 2 सिपाही कहाँ गायब हैं। इस संबंध में जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि वो दोनों जूनियर आर्टिस्ट किसी अन्य फिल्म की शूटिंग में चले गए हैं। यहाँ विडंबना देखिए कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार अपने वायदे के अनुसार सेट पर मौजूद थे, पर दोनों जूनियर आर्टिस्ट्स को किसी की भी परवाह नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वो बगल के ही सेट में किसी अन्य फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। जब इसका स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा उस सीन की शूटिंग पूरी हो गई है, अतः उनकी आवश्यकता अब नहीं है। प्रोडक्शन कंट्रोलर ने यह सुनकर अपना माथा पीट लिया और उनसे कहा कि आप तुरंत शूटिंग पर चलें। दोनों कलाकार बड़े ही असमंजस में पड़ गए और काफी सोच विचार कर कहा कि आज तो इस शूटिंग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, पर हम कल अवश्य आएंगे। जब यह खबर रमेश सिप्पी को दी गई तो उन्होंने पैकअप कर दिया और अगले दिन की शूटिंग को बोलकर चले गए। यह घटना इस बात को बिल्कुल सटीक सिद्ध करती है कि हर छोटे छोटे चीज का अपना ही महत्व है। जहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट भी स्टार्स को इंतजार करवा सकते हैं और शूटिंग कैंसिल तक हो सकती है। खैर, अगले दिन फिर से शूटिंग को आगे बढ़ाया गया और पूरे सीक्वेंस को 5 दिनों में शूट कर लिया गया। इस पूरे दृश्य को देखकर आज भी होठों पर एक मुस्कान सी आ जाती है और असरानी साहब के लिए बरबसी तारीफ के शब्द निकल पड़ते हैं। तो ये थी फिल्म शोले के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक अंग्रेजों के जमाने का जेलर यानी कि असरानी साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बहरहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।